थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने एटॉमिक रेडियाई डिस्कस कर लिया था। जो हमारा ग्रुप होता है उसके अंदर जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज, किसलिए, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, वही हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में जो एटॉमिक रेडियाई थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। डिक्रीज क्यों हो रही थी, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, कम से कम एनर्जी जो हमें लगती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, कि कम से कम एनर्जी जो हमें चाहिए ताकि हम किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, उसको बोल देते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया था हमने सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो इसके पास अगर इसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। ठीक, तो इसने क्या कर लिया, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। इसने क्या किया, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर से अचीव कर लिया। और ये सब करने में जो हमारी एनर्जी लगी उसको हमने नाम दे दिया था आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को ग्रुप में देखा था। ग्रुप में जो हमारा एटॉमिक साइज था या फिर एटॉमिक रेडियाई भी बोल लो, वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। वो इंक्रीज हो रहा था तो जो न्यूक्लियस था और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थी दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा था, अट्रैक्शन कम हो रहा था। तो हम कम एनर्जी देकर भी अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर से जब नीचे आ रहे थे इजीली रिमूव कर रहे थे, तो हमने बोल दिया था जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, घटती है as we move up to down in a group. Why? Because due to increase in atomic size, or we can say that due to due to decrease in attraction between nucleus and outermost electron. ठीक है, वही बात हमने पीरियड की थी। पीरियड में क्या होता है, जो हमारा साइज है वो डिक्रीज होता है जेड इफेक्टिव की इंक्रीज होने की वजह से। तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होगा वो पास आएंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू लूज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है पीरियड में वो इस वजह से ज्यादा लगती है। और we can say that the attraction between outermost electron and nucleus is greater in period, so ionization energy increases
when we move left to right in a field. तो ये तो बात होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन की और उसके ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड। ठीक है, अब हम लास्ट में हमने टॉपिक छोड़ा था मुझे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आयोनाइजेशन एनर्जी अफेक्ट होती है, मतलब जिनके घटने या बढ़ने से जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी घटेगी बढ़ेगी। तो वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, फर्स्ट फैक्टर है हमारा वही एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हमारा क्या हो रहा था, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो वो दूर दूर जा रहे थे, दूर दूर जाएंगे तो एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब हमारी डिक्रीज हो रही है डाउन द। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ठीक है, फिर हमने देख लिया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जिसको बोलते हैं आप जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था तो उसकी वजह से वो पास पास आ रहे थे, पास पास आ रहे थे तो दूर करना मुश्किल होगा, दूर करना मुश्किल होगा तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम बोल देंगे एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज और वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस करने हैं उनमें सबसे मेन फैक्टर यही, सबसे मेन रोल यही पॉइंट प्ले करेगा। ठीक है, कैसे? वी आर गोइंग टू कंसीडर नियॉन एंड कार्बन। ठीक, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, कार्बन का होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन, सबशेल वाली। सबशेल मींस जो हमारी सबशेल्स होती है SPDF। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इन द टर्म्स ऑफ SPD एंड F। कैसे होगी वो कॉन्फ़िगरेशन? मैं मान के चल रही हूँ आप सभी को आती है, अगर नहीं आती किसी भी बच्चे को तो जब क्लास के एंड में मैं क्वेरी लूंगी तो मुझे बता देना, अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई तो चैप्टर नहीं आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी यहाँ पर 1s2 2s2 2p6। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन की बात यहाँ पर करते हैं 1s2 2s2 2p। ठीक, अब हमेशा हमें जब भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है सबसे बाहर वाले जो सबशेल है या सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल को बनाओ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री। ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो 1 2 3 4 5 6। वहीं पर कार्बन की बात करते हैं, कार्बन में भी 3 है। 3 में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और यहाँ पर 2, तो 2 ही बना लेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो 3 ऑर्बिटल है, तीनों इक्वली फिल्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको बोल देते हैं कि ये कैसा है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम उनको बोलते हैं
जो इक्वल हो, मतलब बिल्कुल एक जैसे इक्वल, ठीक है। अब देखो तीनों ऑर्बिटल्स में यहाँ पर इक्वली फिल्ड है, किसी में ना कम है ना किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों में हमारे दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक, मतलब बिल्कुल इक्वल, ठीक है। अब हमें पता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें फुटबॉल का, उस फुटबॉल की प्रॉपर शेप है, मतलब वो सिमेट्रिक है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगी, उससे अच्छे से खेला जाएगा, या फिर एक ऐसी फुटबॉल जिसकी प्रॉपर शेप ना हो, उससे तो खेला ही नहीं जाएगा। तो जो हमारी सिमेट्रिक चीजें होती हैं वो क्या होती है, मोर स्टेबल, क्या होती है, मोर स्टेबल। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी स्टेबिलिटी को खोना पसंद करता है, ठीक है। अब ये स्टेबल है और हर कोई स्टेबल होना चाहता है, ये खुद से स्टेबल है, तो भाई ये हो गया हमारा मोर स्टेबल। मोर स्टेबल कब है, जब ये फुली फिल्ड होगा, फुली फिल्ड होगा तभी सिमेट्रिक हो पाएगा, तभी ये हमारा स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े, अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैंने देखो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन गायब कर, अब देखो फर्स्ट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड में भी दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। क्या ये सिमेट्रिक रहा, नहीं रहा। सिमेट्रिक नहीं रहा तो ये स्टेबल भी नहीं रहेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोना पसंद करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो जो इसका स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो हट रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहूंगी तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, आसानी से अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहेगा, तो मुझे यहाँ पर अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहूँ। तो हम बोल सकते हैं जब भी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी तो जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है it will be very high। एक्चुअल में तो नियोन कभी अपना इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करता, मतलब इसे इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि हम प्रोवाइड ही नहीं कर पाते कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला किसी की भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक होगी, मींस फुली फिल्ड होगी, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो इजीली उस स्टेबिलिटी को खोना पसंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। वही बात कार्बन की कर लेते हैं। कार्बन कैसा है, क्या वो सिमेट्रिक है, नहीं, एक में एक, सेकंड में भी एक, थर्ड में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो स्टेबल भी नहीं है, और जो चीज स्टेबल ही नहीं है उसको हम आराम से खराब कर सकते हैं, मतलब उसमें से हम आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम लगेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस इन केस ऑफ कार्बन बाय बिकॉज ऑफ its unstable electronic configuration, ठीक। अगर मैं यहीं पर नाइट्रोजन का केस ले, इसी में अगर हम नाइट्रोजन का केस ले, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p3, वही लास्ट ऑर्बिटल बनाएंगे, तीन में हमारे तीन ऑर्बिटल होते हैं, बना दिए, तीन ही इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, ठीक। अब इसको देखते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, सेकंड में भी एक, थर्ड में भी एक। अब
इसमें तीनों ही ऑर्बिटल्स में हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी सिमेट्रिक है। क्या किसी में कम या ज्यादा है? नहीं, तीनों में बराबर है। बराबर जहां पर होता है बंटवारा, वो चीज ज्यादा स्टेबल रहती है, मतलब वो ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म में है। अब पी में आते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का हाफ है 3, तो हम इसको, अगर हम इसको फुली फिल्ड बोल देते हैं तो हम इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड, कि भाई ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिमेट्रिक ये भी है, सिमेट्रिक ये भी है। अब ये देखो, इसमें भाई पूरे पूरे भरे हुए हैं, उन्हें किसी की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, अगर मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके आऊं तो इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन है तो ये भी सिमेट्रिक, तो ये भी स्टेबल होता है, लेकिन फुल्ली फिल्ड के कंपैरिजन में कम स्टेबल होता है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड में वो पूरा भरा हुआ है, उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में वो पूरा भरा हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत तो है उसे, तो हम बोल सकते हैं कि जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है इज लेस स्टेबल, स्टेबल तो होती है बट इट इज लेस स्टेबल देन फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीजें आप सेकंड चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ के आए हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसे ब्रीफली डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी क्या है, सिमेट्रिक, क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्टेबल हो गया। और जहां पर भी स्टेबिलिटी आ गई, अगर हम उस स्टेबिलिटी को रिमूव करना चाहते हैं, मतलब मैं यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहूँ तो मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इस केस में भी क्या होगी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये भी स्टेबल है। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है मोर स्टेबल, यहाँ पर लिखा है स्टेबल, यहाँ पर लिखा है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पर वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। है दोनों स्टेबल, बट फुल्ली फिल्ड विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है। हाफ फिल्ड में फिर भी हमें जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि वो पूरा का पूरा भर जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो हमारी फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगी, हेंस इट विल रिक्वायर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या लिखेंगे हम, फुल्ली फिल्ड एंड half filled, fully filled and half filled atomic orbital configuration, या फिर configuration छोड़ो, atomic orbitals are extra stable। ये क्या होते हैं, extra stable, hence they require high आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब भी आपको फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी, आंख बंद करके वहां पर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हमें लिख देना है। इसके अंदर हमने एक्सप्लेन करके दिखाते हैं नाइट्रोजन को और साथ में नियोन, ठीक है, कि कैसे ये सिमेट्रिक है, स्टेबल है, इसलिए हमें मोर आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। इसमें से वर्ड है शील्ड। शील्ड वर्ड लेके समझते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। शील्डिंग इफेक्ट में शील्ड आ गया, मतलब कोई भी चीज छुपी हुई है,
इसको कैसे समझते हैं हम? जैसे मान लो अगर मैं अभी क्लास में पढ़ा रही होती, लाइव क्लास की बजाय हमारी, मतलब फोन पर लाइव क्लास की बजाय हमारी स्कूल में लाइव क्लास चल रही होती, ठीक है, और बाय चांस मेरी बुक या कॉपी गिर जाए, तो जो फर्स्ट बेंच में बच्चा बैठा होगा क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि मैं उसको उठा के दूं, ठीक है। तो वहां पर हमारा आमने सामने का इंटरेक्शन है, तो मुझे कुछ भी होगा या आपके किसी भी क्लासमेट को कुछ भी होगा तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मेरे घर पे हूँ मैं, आप अपने घर पे हो, बाकी क्लासमेट्स आपके अपने घर पे हैं, उन्हें कुछ ही होता रहे, आप फोन में से कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों का वहां पर इंटरेक्शन लाइवली नहीं हो रहा, मतलब आप एक साथ नहीं हो वहां पर, ठीक है। तो फोन ने आपको लिमिट कर दिया वहां पर, या ठीक। तो इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारी शील्डिंग इफेक्ट में क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस होगा उसके बाहर होती है हमारे शेल्स एस पी डी एफ, ये होगी एस पी डी। अब देखो, जो मैं एफ सब शेल की बात करती हूँ, एफ सब शेल में क्या होगा, एफ सब शेल न्यूक्लियस से दूर है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल ने एफ को एक तरह से ढका हुआ है, ढका हुआ है मतलब जो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो इसका इलेक्ट्रॉन है एफ इलेक्ट्रॉन का, वो एस के इलेक्ट्रॉन ने, पी के इलेक्ट्रॉन ने, डी के इलेक्ट्रॉन ने छुपा दिया है, शील्ड कर दिया, तो भाई न्यूक्लियस से वो छुप गया, न्यूक्लियस को उसका कुछ इतना अता पता है ही नहीं, तो वहां पर अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, अट्रैक्शन विल बी वेरी लेस, अट्रैक्शन कम होगा जब उसे लेना देना ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो दुनिया में है या नहीं है, आप जिसके बारे में जानते ही नहीं हो, उससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही काम यहाँ पर न्यूक्लियस और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। न्यूक्लियस को इतना अता पता ही नहीं चल रहा कि भाई एफ में भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर इनके बीच का अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, अट्रैक्शन कम होता है तो लगाव मतलब कम है, तो उन्हें दूर करना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। अगर वही बात मैं एस के इलेक्ट्रॉन की करूं, एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उनके बीच में कोई शील्ड नहीं है, मतलब कोई रुकावट नहीं है, तो अगर मैं एस के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करूंगी वो इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा अट्रैक्शन है, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो हम बोल सकते हैं कि एज शील्डिंग इंक्रीजेस, एज शील्डिंग इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, भाई स्क्रीन हटा दी बीच में, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है इट विल डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरह हमारा पेनिट्रेशन, दोनों सिमिलर से ही है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन का मतलब होता है पास होना, वही बात हो गई, शील्डिंग इफेक्ट मतलब दूर होना, पेनिट्रेशन मतलब पास होना, दूर होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा,
तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट दूर करने के लिए कम हो। वही पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पास होना। मतलब ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये रही मेरी एस शेल, ये पी, ये डी और ये एफ। एस सबसे पास है, पास है तो ज्यादा ट्रैक्शन है, ज्यादा ट्रैक्शन है तो दूर नहीं जाने का। और अगर हमें दूर करना है इलेक्ट्रॉन तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम बोल सकते हैं जो जितना पास होगा वहां पर उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एज पेनिट्रेशन effect increases, ionization energy also increases। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपस में रिलेटेड है। शील्डिंग का मतलब छुपना, छुपा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छुपा है भाई। और पेनिट्रेशन का मतलब होता है पास होना, जो पास होगा उतना ही ज्यादा उसके होने ना होने से हमें फर्क पड़ता है। ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब। अब हम देखते हैं वो हमें कैसे तो है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम एंड बोरोन और बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कंपेयर करनी है। तो क्या करना है? फर्स्ट स्टेप है हमारा दोनों के एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5। अब उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? सब शेल्स वाली, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2। वहीं पर हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1, राइट। अब वही बात लास्ट वाले ऑर्बिटल्स बनाएंगे। s में एक ऑर्बिटल होता है हमारा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। p में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना? एक, तो एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब इसे देखो, s में एक ही ऑर्बिटल होता है और वो अकेला ही पूरा का पूरा भरा हुआ है। इट मींस इट इज फुल्ली फिल्ड। और अभी हमने पढ़ा था फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल। और जो भी एक्सट्रीम दैट रिक्वायर मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद देखिए ना एक पूरा भरा हुआ है, मतलब ना ही इट इज फुल्ली फिल्ड nor it is half filled, so it is not stable, not stable, so it will require less ionization energy। ठीक है, बहुत इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर लिखो, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए हमें लिखनी, हमने लिख दी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो भी लास्ट ऑर्बिटल होगा, जो भी आपको लास्ट सबशेल दिख रही है उसका ऑर्बिटल बनाओ। s था तो मैंने s का ऑर्बिटल बना दिया, उसमें p था तो p का हमने ऑर्बिटल बनाया। बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखो, फुली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है, तो आंख बंद करके लिख दो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, और के कंपेयर में दूसरे की ऑटोमेटिकली लेस आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेरिलियम हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके कंपैरिजन में? देन बोरोन। कि बोरोन के कंपैरिजन में बेरिलियम हैज
high ionization energy. Why? Because of fully filled electronic configuration. ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आप घर पे करना बैठ के कि अगर हम नियॉन और आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकें, कि अगर हम नियॉन और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये आपको घर पर ट्राई करना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन, अगर हम कंपेयर करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, एटॉमिक नंबर्स, then we will write configuration, then we will draw orbitals of p solution, 3 orbitals, how much electron, 3 electrons, here p orbital, so there will be 3 or p solution, so here will be 3 orbitals, electrons number 4, so 1 2 3 and 4. अब ये देखो 1 1 1 इक्वली फील्ड है सारे, आधी भरी हुई है, तो इट इज हाफ फील्ड, हाफ फील्ड स्टेबल, स्टेबल होने की वजह से अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं पसंद करेगी, तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। वही बात अगर हम ऑक्सीजन की करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन 1, स्टेबिलिटी ही सिमेट्रिक ही नहीं रहा, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इट विल बी नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल है, स्टेबल ही नहीं है, so it will require less ionization energy। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि नाइट्रोजन has high ionization energy due to half-filled electronic configuration than oxygen। भाई नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाई होती है, रीजन विल बी हाफ। Anybody having any query, any doubt?